Hello and good morning everyone. I welcome you all at our news analysis. Today is 10 September 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ आज का न्यूज़पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको सारा पूरे न्यूज़पेपर में सिर्फ G20 के बारे में ही सारी जितनी भी न्यूज़ है, ऑलमोस्ट ऑल द न्यूज़ आर रिलेटेड टू G20. अब आप सभी को पता है कि 9 एंड 10 सितंबर हमारी यहाँ पर क्या होने वाली है, G20 की समिट है. 9 सितंबर आपका हो चुका है, आज सेकेंड डे है. फर्स्ट डे में हम देखेंगे जो हमारा G20 समिट था, है ना, ये जो समिट हो रहा है हमारा, उसकी ओपनिंग डे में क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो ओपनिंग डे में आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक ही अनएक्सपेक्टेड मूव यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि G20 मेंबर्स एग्री टू जॉइंट स्टेटमेंट फॉर्जिंग कंसेंसस ऑन द कंटेंशियस यूक्रेन पैराग्राफ. यहाँ पर जो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तो यूक्रेन जो पैराग्राफ एक विवादवादी आपका पैराग्राफ था जिस पर यहाँ पर ज्वाइंट स्टेटमेंट के लिए एग्री हुए हैं, जितने भी G20 की मेंबर्स थे वो इस चीज पर एग्री हुए हैं. और अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप के लिए भी क्या किया है, यहाँ पर उसको भी एक्सेप्ट कर लिया है. ओके, सो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा. यहाँ पर पहला काम क्या हुआ है कि G20 की मेंबर्स यहाँ पर एग्री हुए हैं फॉर द जॉइंट स्टेटमेंट फॉर फॉर्जिंग कंसेंसस ऑन द कंटेंशियस यूक्रेन पैराग्राफ. सेकेंड यहाँ पर क्या हुआ है, जो आपका यूनियन अफ्रीकन यूनियन है उसकी मेंबरशिप को भी यहाँ पर क्या कर लिया गया है, आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है. ओके, सो दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. देखिए जितने भी हमारे यहाँ पर G20 से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, आज पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ. सेकेंड चीज यहाँ पर क्या हुई है आपकी, लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस अ की मोमेंट इन क्वेस्ट टू क्लीन एनर्जी, प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पर क्या हुआ है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया गया है. अभी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है, इसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि हम पेट्रोल में क्या किया जाएगा, आपका 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी, जिससे हम क्लीन एनर्जी की तरफ, ये हमारा पहला मूवमेंट होगा और ये की मूवमेंट है जिसमें हम क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे. ओके, सो सेकेंड वन इज क्लियर टू यू, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस. आप ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पे नोट करते जाइए कि अभी फर्स्ट डे में G20 में भी क्या क्या यहाँ पर हुआ है. तो पहला हमने देखा यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की जो मेंबरशिप थी उसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया. सेकेंड हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसको लॉन्च किया गया, जिसमें ग्लोबली, सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, ग्लोबली यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो आपका पेट्रोल होता है उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी 20%. सो ही लॉन्चेस इनिशिएटिव विद अ प्ली टू टेक एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल ग्लोबली टू 20%, अलायंस टू फोकस ऑन सिक्योरिंग सप्लाई ऑफ बायोफ्यूल्स, इंश्योरिंग दे आर अफोर्डेबल एंड प्रोड्यूस सस्टेनेबली. यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो बायोफ्यूल्स हैं उसकी जो सप्लाई है इस पर मेनली फोकस किया जाएगा. ओके, और जो भी यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स होंगे हम ये इंश्योर करेंगे कि वो अफोर्डेबल हों और वो सस्टेनेबली यहाँ पर क्या हो, प्रोड्यूस हों. ओके, सो आई होप सेकेंड वन इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे G20 लीडर्स डिक्लेरेशन नोट्स नीड फॉर मोर फाइनेंस टू अरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग. अब आप सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लीन एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे नेशन हैं वो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स पर क्या है, डिपेंडेंट है फॉर द एनर्जी रिसोर्सेज के लिए. किसके ऊपर डिपेंड है, यहाँ पर आपके जो क्रूड ऑयल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनके ऊपर. अब हमें अगर फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इसके लिए आपको पैसा चाहिए. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है क्योंकि जो भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको जब हम बर्न करते हैं तो कार्बन का एमिशन होता है. अब उस एमिशन के कारण ही आपकी क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. सो ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पर टैकल करने के लिए, उस चीज को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर G20 के लीडर्स ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है नोट्स नीड फॉर मोर फाइनेंस. यहाँ पर जितने भी आपके, देखिए डेवलप्ड कंट्री के पास तो अच्छा पैसा भी है आप कह सकते हैं और टेक्नोलॉजी भी है, बट आपका लॉस में कौन जाते हैं, यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर सामने आ सके. सो G20 लीडर्स डिक्लेरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर्मली रिकॉग्नाइजेस द
क्वांटम जंप इन फाइनेंस नेसेसरी फॉर द वर्ल्ड टू ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी इकोनॉमी। तो यहाँ पर G20 डिक्लेरेशन, मतलब पहली बार आपको ये डिक्लेरेशन देखने को यहाँ पर मिल रहा है जिसमें फॉर्मली ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि फाइनेंस की यहाँ पर अगर ट्रांजिशन चाहिए टू द रिन्यूएबल एनर्जी इकोनॉमी, इसके लिए यहाँ पर फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पर हमारा जो टारगेट है कि हमें नेट जीरो एमिशन है, इस टारगेट को अगर हमें पूरा करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फाइनेंस की जरूरत है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने यहाँ पर टारगेट रखा है अपना ऑब्जेक्टिव, ये हमारा एम है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन को, मतलब जो हमारा नेट जीरो टारगेट है, इसको यहाँ पर अचीव कर लेंगे। और इसके लिए यहाँ पर ये अंडरलाइन किया गया है कि हमें कितनी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की यहाँ पे क्या होगी, जरूरत होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया जैसी कंट्री को यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जरूरत है फॉर द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। तो इसी तरीके से आपके जितने भी छोटे छोटे डेवलपिंग नेशंस हैं, हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं और भी अदर जो भी आपके डेवलपिंग नेशंस हैं, उन्हें यहाँ पर क्या चाहिए, फाइनेंस की जरूरत है। तो इस चीज को यहाँ पर मतलब रखा गया है। इसी के चलते आप देखेंगे अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट अमंग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रिवेंट द ग्लोबल फ्रॉम वार्मिंग बियॉन्ड रनअवे ट्रिपलिंग पॉइंट्स ऑन द ट्रांसफरिंग मनी एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्री। अभी बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट आपका रहा है, हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया है कि डेवलप्ड कंट्रीज ना तो यहाँ पे फाइनेंस को मतलब दे रही हैं, उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड कर रही है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रही हैं, ना ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही हैं। तो यहाँ पर अब ये एग्री हुए हैं कि 2010 में यहाँ पर एग्री किया गया था कि वो क्या करेंगे, $100 बिलियन प्रोवाइड करेंगे हर साल। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है कि 2020 तक यहाँ पर सिर्फ कितना, मतलब 2025 तक जो अमाउंट यहाँ पर बोला गया था वो नहीं दिया गया। अब फिर से यहाँ पे बातचीत की जा रही है, डिक्लेरेशन पर यहाँ पर एग्री हुए हैं, रिकॉग्नाइज किया है। अब इसमें हम देखते हैं कि कितना यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। ओके, नाउ मूव करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा G20 से रिलेटेड, हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी वाइटल फॉर इंडिया US टाइज, व्हाइट हाउस ऑफिशियल। अब G20 की समिट, मतलब ये जो आपका हम कह सकते हैं प्रोग्राम था, वो स्टार्ट होने से पहले जितने भी आपकी लीडर्स आए हैं उनके साथ कहीं ना कहीं हमारी बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं। ओके, इसी के चलते इंडिया और USA की भी यहाँ पर क्या हुई, आपकी बायलैटरल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में बातचीत ये हुई है, तो आफ्टर द बायलैटरल मीटिंग ऑफिशियल मेड अ रेफरेंस टू द कर्नाटका असेंबली इलेक्शन। They say Modi's public congratulations to the Congress is a positive indicator for democracy in India। अब यहाँ पर हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी, यूएसए क्या है, आपकी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसी तरीके से आपका जो इंडिया है वो भी क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो मतलब फ्रेज है, आपको इसको याद रखना है, हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी। इससे रिलेटेड यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, चाहे वो प्री हो या फिर मेंस हो। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी। एक हेल्थी डेमोक्रेसी के बारे में आप क्या समझते हैं, आपको क्या समझ में आता है। ओके, तो देखिए अभी आफ्टर जितनी भी आपकी बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं, तो यहाँ पर जो कर्नाटका असेंबली इलेक्शन हुआ है, यहाँ पर कौन सी पार्टी विन हुई आपकी, अभी कांग्रेस पार्टी। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो आपकी अलग पार्टी से हैं, ये भी आपको पता है, अलग पॉलिटिकल पार्टी से, बट उन्होंने पब्लिकली क्या किया है, उनकी विक्ट्री को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट किया है। इसी को जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है और ये कहा है कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है इंडिया की डेमोक्रेसी में, कि हमें ये देखने को मिलता है कि सेंटर में आपको क्या देखने को मिलती है, अलग पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट में यहाँ पर अलग है। तो बट सेंटर की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करती है। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है किसके लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। Now next one is G20 nations to focus on global food security। यहाँ पर global food security की बात की गई है, आप यहाँ पर देखेंगे the leaders declaration adopted at a G20 meeting here on Saturday laid emphasis on ensuring global food and nutritional security। आप लोगों को ये याद रखना है, सिर्फ यहाँ पर हम global food की बात नहीं कर रहे हैं, हम nutritional security की भी बात यहाँ पर की गई है। ओके, सो G20 Deccan High Level Principles on Food Security and Nutrition 2023। तो यहाँ पर आपका क्या आता है, कौन सी लाइन आ जाती है, High Level Principles on Food Security and Nutrition 2023। जिसमें यहाँ पर इंकरेज किया गया है कि हमें क्या करना है, हमारा जो कॉपरेशन है रिसर्च में उसको स्ट्रेंथन करना है। हमें ज्यादा से ज्यादा जो हमारे प्रोडक्शन है वो क्लाइमेट रेजिलेंट होने चाहिए, न्यूट्रिशियस ग्रेन्स होने चाहिए, मतलब जो
जो भी आपके फूड ग्रेन्स हैं वो कैसे होने चाहिए, न्यूट्रिशियस होने चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं मिलेट्स की, क्वेना की, सोगम की, अदर ट्रेडिशनल जो हमारी क्रॉप्स है इंक्लूडिंग राइस, व्हीट और मेज। तो ये जितने भी आपके फूड आइटम्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, वो कैसे होने चाहिए, इसमें आपका न्यूट्रिशन होना ही चाहिए। फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे इंगेजमेंट हुआ है कि यहाँ पर जब आपकी 12th G20 मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की यहाँ पर हुई थी, तो उन्होंने फोकस किया था टू इंक्रीजिंग एक्सेस टू अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चर इनपुट्स इंक्लूडिंग थ्रू स्ट्रेंथनिंग लोकल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। यहाँ पर जब हमारी 12th G20 मीटिंग हुई थी, मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की, तो उन्होंने किस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया था कि हमें कैसे भी करके ये इसकी जो इम्पोर्टेंस है, फर्टिलाइजर्स की इंपॉर्टेंस पर यहाँ पर बात की थी। उसकी इंपॉर्टेंस के साथ साथ जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको ये सारी चीजें, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं वो अवेलेबल हों। हम फर्टिलाइजर्स का एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में इसका क्या इनपुट होगा, इसकी स्ट्रेंथनिंग टेक्नोलॉजी, लोकल फर्टिलाइजर्स जो प्रोडक्शन है, सॉइल की हेल्थ को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर बात की गई है। तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी क्राइसिस है और न्यूट्रिशनल वैल्यू हम जिसकी बात कर रहे हैं उसको हम अचीव कर पाएंगे। सो committed to support developing countries efforts and capacities to address their food security challenges and work together to enable access to affordable, safe, nutritious and healthy diets and to foster the progressive realization of the right to adequate food। तो यहाँ पे इस डिक्लेरेशन में क्या कहा गया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हम क्या करते हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं यहाँ पर कमिट करते हैं कि हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस में हम उसको एड्रेस करेंगे, एक साथ काम करेंगे, जिससे हम इनेबल कर सकें एक अफोर्डेबल, सेफ, न्यूट्रिशियस और हेल्दी डाइट को। ओके, ये क्या होगा, और ये जिससे हम एक प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है, फॉस्टर रियलाइजेशन ऑफ द राइट टू एडुकेट फूड, जिससे हम एक राइट टू एडुकेट फूड जो है उसको भी हम इंश्योर कर सके। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वन इज इंडिया एंड द यूके एग्री टू कंटिन्यू द वर्क एट पेस टूवर्ड्स द फ्री ट्रेड पैक्ट। अब आपको यहाँ पर याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ से निकल कर आता है। रिव्यूइंग प्रोग्रेस ऑन इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पर जो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको रिव्यू किया गया है। ओके, किसके द्वारा, हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और आपके यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक साहब जी हैं, उनके साथ यहाँ पे नेगोशिएशंस हुआ है कि हम क्या करेंगे, टू वर्क एट पेस, हम एक पेस में यहाँ पर काम करेंगे। ओके, इन अ मीटिंग विद द इटालियन काउंटर पार्ट जॉर्जिया मेलिन, मिस्टर मोदी अप्रिशिएटेड इटली सपोर्ट फॉर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है इसको यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, किसके द्वारा, यूके के प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब यूके ने इस चीज को यहाँ पर ज्वाइन किया है, आपका जो ये अलायंस है। और साथ साथ आपका एक न्यू कॉरिडोर है, आपको इसे याद रखना है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आपको ये जो पॉइंट है ये याद रखना है, यूके इसमें साथ में है आपका, कौन सा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसमें यहाँ पर बात की जा रही है, अब ये कहा जा रहा है कि हम हैं तो टू नेशन बट हमारा जो एम्बिशन है वो क्या है, एक ही है। सो एन एम्बिशन रूटेड इन आवर शेयर्ड वैल्यूज, हमारे बीच में जो कनेक्शन है, पीपल टू पीपल कनेक्शन है, हमारे शेयर्ड वैल्यूज हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे कि हमारा पैशन फॉर क्रिकेट है, ये सारी बातें किसके द्वारा की गई हैं, हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी के द्वारा ये बातें कही गई हैं। ये हम है तो टू नेशन बट हमारा एम्बिशन क्या है, एक ही है। हमारा जो एम्बिशन है एक ही कल्चर में यहाँ पे शेयर होता है, वैल्यू में शेयर होता है, यहाँ पर जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, ऑफ कोर्स हमारा जो पैशन फॉर क्रिकेट है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बात की गई है। दोनों लीडर्स ने यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जितने भी हमारे नेगोशिएशंस हैं इसकी जो प्रोग्रेस है इसको रिव्यू किया है कि हम जल्दी से जल्दी क्या करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यहाँ पर इंक्लूड किया जाए, जिससे क्या होगा, आपका इंडिया और यूके के बीच में यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना है। तो G20 के प्रेसिडेंसी में इटली ने यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इटली ने यहाँ पर क्या किया है कि प्रेसिडेंसी एज वेल एज इटली ने क्या किया है, आपका जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस है उसको ज्वाइन किया है और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी यहाँ पर ज्वाइन किया है। किसने,
इटली ने। तो ये आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट आप मूव करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया सऊदी अरेबिया ज्वाइन EU एंड US फॉर द इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। अब इंडिया और सऊदी अरेबिया ने भी क्या किया है, EU का और USA का जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट जिसकी अभी हमने बात करी उसको यहाँ पर ज्वाइन किया है। सो इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन एंड द US टू लॉन्च द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन एंड द US टू लॉन्च द पार्टनरशिप। आपको ये पॉइंट याद रखना कि इंडिया और सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, ज्वाइन किया है EU को, यूरोपियन यूनियन एंड द US, जिससे हम क्या करेंगे, जो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है इस चीज को हम यहाँ पर लॉन्च किया गया है। एंड इंडियाज मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो द ट्विन इनिशिएटिव केम आवर आफ्टर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अराइव्ड हियर पार्टिसिपेट इन द G20। तो यहाँ पर जो आपकी हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है आपके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वो G20 में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया में आए थे। उसके तुरंत ही बाद यहाँ पर क्या हुआ है, आपका जो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट और हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको यहाँ पे ज्वाइन किया गया है। अगर हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया प्रिंस की, तो ये इनकी सेकेंड विजिट है। पहली विजिट इनकी जो स्टेट विजिट हुई थी कब हुई थी, 2019 में हुई थी, उसके बाद अक्टूबर 2019 में, उसके बाद ये उनकी क्या है, सेकेंड विजिट है। ओके, सो सऊदी अरेबिया एंड इंडिया हैज बीन इंक्रीजिंगली सिनर्जी विद हैज रिफ्लेक्टेड इन द मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज। यहाँ पर सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हो रही है, बायलैटरल एक्सरसाइजेस भी हो रही हैं। अब आप सभी को पता है जो ब्रिक्स है आपका, उसमें भी यहाँ पे सऊदी अरेबिया और जो ईरान है इनकी मेंबरशिप को परमानेंट कर दिया गया है। इनको भी एज अ मेंबर यहाँ पर उनका जो हम कह सकते हैं उसको अडॉप्ट किया गया एज अ मेंबर। सो ये सऊदी अरेबिया भी हमारे लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये जितने भी G20 से रिलेटेड आर्टिकल्स थे हमने सारे डिस्कस किए और आपको यहाँ पर क्लियर होंगे जितने भी सारे पॉइंट्स थे। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो कल का हमारा क्वेश्चन ये था कि विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है वो लोग पहले वीडियो को पॉज करेंगे और जिन्होंने किया है वो लोग भी इस वीडियो का इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेंगे। कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हमारे पास प्लैनेट अर्थ में जो वाटर है उसके रेफरेंस में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर करेक्ट or incorrect. Now, first statement is saying the amount of water in the river and lakes is more than the amount of groundwater. दोनों स्टेटमेंट में आपको ग्राउंड वाटर से यहाँ पर कंपेयर किए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आपका जो रिवर है, आपकी जो नदियां हैं और जो आपके लेक्स हैं उनका वाटर यहाँ पर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ग्राउंड वाटर। पहली स्टेटमेंट ये हुई। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। यहाँ पर जो आपका पोलर आइस कैप है और जो आपके ग्लेशियर्स हैं उनका उसमें वाटर आपका ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ग्राउंड वाटर। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, यू हैव टू टेल दिस। ओके, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ कमेंट सेक्शन में करेंगे ना। अगर पहले आप रेफरेंस देखें, यहाँ पर इस चार्ट को देखेंगे आपको चीजें क्लियर होंगी। ओशन में हम देखते हैं, हम ये परसेंटेज के बेसिस पर अमाउंट ऑफ वाटर दिया गया है। ओशंस में यहाँ पर 97.25% वाटर है आपका। हम बात करते हैं किसकी, आइस कैप्स और ग्लेशियर्स की, इसमें 2.05% आपको वाटर दिखता है। ग्राउंड वाटर आपका कितना, 0.68%, लीक्स में आप 0.1। सॉइल मॉइस्चर की बात करें तो 0.005, इन एटमॉस्फेयर 0.001, स्टीम्स एंड रिवर्स में 0.001%, ओके, एंड बायोस्फीयर में 0.00004% यहाँ पर वाटर है। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, हम किसकी बात कर रहे थे, पहला जो हमारा स्टेटमेंट था उसमें लेक्स थे और आपके जो रिवर्स थे। तो अगर हम 0.01 और 0.001 को यहाँ पर ऐड करते हैं तो आपका कितना निकल कर आता है, 0.011, और ग्राउंड वाटर यहाँ पर कितना है, 0.68। तो ये क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ग्राउंड वाटर तो हमारा ज्यादा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। अब आपके पास बचता है सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट आप देखेंगे, आपको यहीं पर
चार्ट में ही कंपैरिजन देखने को मिल रहा होगा कि आइस कैप्स और ग्लेशियर टोटल कितना यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है 2.05% और ग्राउंड वाटर कितना है 0.68%। मतलब कि आइस कैप्स एंड ग्लेशियर में वाटर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। सो आपका राइट ऑप्शन यहाँ से क्या निकल कर आता है, बी ओनली, 2 ओनली। मतलब कि पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में आपका वाटर ज्यादा है, अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ग्राउंड वाटर। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। यहाँ पर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर में कौन सी प्रैक्टिस आपकी इको फ्रेंडली है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप अपने अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को, कोई भी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे हम बात कर रहे हैं किसकी, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की। किसकी, इको फ्रेंडली। कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। आप सभी को पता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, मतलब कि एक ही प्लेस पर हम डिफरेंट क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। आप क्रॉप्स को यहाँ पर डाइवर्सिफाई करते हैं। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, टेंसिटोमीटर यूज, वर्टिकल फार्मिंग। तो इसमें से कौन सा प्रैक्टिस आपका इको फ्रेंडली है इन द एग्रीकल्चर, ये आप लोगों को बताना है। आपके पास ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर करेंगे। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म ऑन अ क्लाउडी नाइट्स। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपके ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो क्लाउडी नाइट्स में क्यों फॉर्म नहीं होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो क्लाउड होते हैं, जो भी रेडिएशन यहाँ पर रिलीज होता है उस अर्थ सरफेस में, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर जो ड्यू ड्रॉप्स होती है वो फॉर्म नहीं हो पाती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर है, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। जो आपके क्लाउड्स होते हैं तो अर्थ का जो रेडिएशन होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सेकंड नेक्स्ट है हमारा, द अर्थ सरफेस वुड हैव अ लो टेम्परेचर ऑन अ क्लाउडी नाइट्स। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपका अर्थ का सरफेस है यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, इसलिए मतलब कि नाइट्स में, क्लाउडी नाइट्स में मतलब क्या है, आपका अर्थ सरफेस वुड हैव अ लो टेम्परेचर ऑन अ क्लाउडी नाइट्स। क्लाउडी नाइट्स जब होती है आपकी तो ये कहा जा रहा है कि अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, इसलिए आपकी ड्यू ड्रॉप्स नहीं बनती हैं। नेक्स्ट हमारा, क्लाउड्स डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड्स टू ग्राउंड लेवल। ये कह रहे हैं कि जो आपके क्लाउड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल पर जो यहाँ पे विंड ब्लो कर रही हैं, है ना, उसको यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए आपके ड्यू ड्रॉप्स यहाँ पे फॉर्म नहीं होते। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा इनकरेक्ट, आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के लास्ट में इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को दिए जाएंगे। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो सॉरी, हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पर आप देखेंगे ओवर 1000 डेड इन मोरक्को अर्थक्वेक। मोरक्को में आपका सैटरडे नाइट मतलब फ्राइडे नाइट्स को ही, लेट फ्राइडे नाइट में आपको यहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिलता है। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं मोरक्को की लोकेशन। इस अर्थक्वेक में मोर देन 1000 जो लोग हैं उनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है। ये जो अर्थक्वेक आया है 120 साल बाद ऐसा अर्थक्वेक, मतलब कि इतना डिवेस्टेटिंग जो अर्थक्वेक है ये हमको देखने को मिलता है। ऐसा एक अर्थक्वेक आता है जिसमें इससे पहले मोरक्को में जो अर्थक्वेक आता है उसमें 1000 से ज्यादा 1000 लोगों की यहाँ पर जान गई थी। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अ रेयर पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्रक मोरक्को लेट ऑन फ्राइडे नाइट, किलिंग एट लीस्ट 1037 people, injuries another 1204 and damaging building from villages in the Atlas mountain to the historic city of Marrakech। तो यहाँ पर 1037 लोगों की तो जान जा चुकी है, 1200 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर क्या है, इंजर्ड हैं। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, गांव के गांव हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हो चुके हैं, आपके डैमेज हो चुके हैं। तो आप पहले मोरक्को की लोकेशन देखेंगे, ये है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या अफ्रीका है आपका। यहाँ पर आपका जो ये वाला पार्ट है ये आपको मोरक्को देखने को मिलेगा। अर्थक्वेक कैसे आया है, ये मोरक्को है, ये इसका एपिसेंटर है और ये माराकेश की हम बात कर रहे हैं। तो इस पूरे एरिया को उसने पूरी तरीके से क्या कर दिया, डैमेज कर दिया है। आप ये पिक्चर्स यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी यहाँ पर कंटिन्यू है। अभी टोटल जो डेटा है वो हमारे सामने नहीं आया है कि टोटल डेथ रोल यहाँ पर कैसी क्या रही। तो लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये लोकेशन आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नाउ
मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 67 species of reptiles, 59 amphibians recorded in the वायनाड फॉरेस्ट सर्वे। यहाँ पे वायनाड फॉरेस्ट सर्वे हुआ है जिसमें हमें 67 ऑफ स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल और 59 एम्फीबियंस यहाँ पे रिकॉर्ड हुए हैं। कुछ तो आपके पुराने हैं और कुछ आपके यहाँ पे नई स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो एज मेनी एज 67 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड 59 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस वर आइडेंटिफाइड इन द फर्स्ट herpetropfaunal survey that concluded recently in South Wayanad Forest Division in Kerala। केरला में जो आपका साउथ वायनाड फॉरेस्ट डिवीजन है वहां पर ये आपका सर्वे हुआ है। इस सर्वे की अगर हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स थे उनके द्वारा ये सर्वे किया गया है। इसमें यहाँ पर हमें 4 एम्फीबियंस और 3 रेप्टाइल्स स्पॉट हुए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि 3 एम्फीबियंस हम बात करते हैं जैसे कि आपके जो फ्रॉग की कैटेगरी में आते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं, ओके। और जो रेप्टाइल जैसे कि आपके लिजर्ड वगैरह होते हैं, है ना, क्रोकोडाइल, ये रेप्टाइल के उसमें आते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी 4 एम्फीबियंस हैं और 3 रेप्टाइल्स हैं, फर्स्ट टाइम उनको फॉरेस्ट में यहाँ पर क्या किया गया है, आपका देखा गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे 126 स्पीशीज आइडेंटिफाई की गई हैं, उसमें से 48 एम्फीबियंस हैं और 21 आपके रेप्टाइल्स आपके यहाँ पर दिखाई दिए हैं जो कि एंडेमिक हैं, कहाँ के, वेस्टर्न घाट्स के, ओके। सो यहाँ पे मोर देन हमें 100 वॉलंटियर्स इसमें थे जिनके द्वारा ये सर्वे पूरा किया गया है। की डिस्कवरीज की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हैं, तो इंपॉर्टेंट एम्फीबियंस यहाँ पे जो रिकॉर्ड हुए हैं उसमें आपके जो स्टारी नाइट फॉक्स हैं, ये आपका स्टारी नाइट फॉग है। इसमें ये येलो दिख रहा है। एक्चुअली पिक्चर यहाँ पे मुझे एक्चुअली जो एक्चुअल पिक्चर थी वो नहीं मिली है। इनका जो ये डॉट है वो ब्लू कलर का होता है। स्टारी नाइट्स आप समझ में आता है, जैसे गैलेक्सी होती है आपकी स्टारी नाइट्स, तो टोटल है तो इसी तरीके से, बट ये ब्लू डॉट्स की जगह उनकी बॉडी में यहाँ पर येलो डॉट्स की प्लेस पर वहां पे ब्लू डॉट्स हैं। मिनिएचर फ्रॉग यहाँ, नाइट फ्रॉग यहाँ पे देखने को मिलता है। मिनिएचर फ्रॉग देखेंगे तो ये आपको कॉइन दिख रहा है, ये बहुत ही स्मॉल होता है, आप देख सकते हैं ये इतना छोटा होता है, बहुत ही छोटा सा होता है ये फ्रॉग। ये इसको डिस्कवर किया है। यहाँ पे टाइनिस्ट फ्रॉग है, मतलब कंट्री का ये सबसे छोटा फ्रॉग है, ओके। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मालाबार टोरेंट टॉड की और रेड स्टीम टॉड। तो ये है आपका मालाबार टोरेंट टॉड, ओके। ये आपका कर्नाटका में भी देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका रेड टोड है, ये इसकी पिक्चर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे की डिस्कवरीज हमारी हुई हैं। यहाँ पे नेकेड डांसिंग फ्रॉग भी हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखने को भी मिलती हैं, और ऐसी स्पीशीज भी हमें फाइंड आउट की हैं जो कि सिर्फ एंडेमिक है, कहाँ, वेस्टर्न घाट्स में, ओके। सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज साइंटिस्ट ग्रो अ मॉडल ऑफ ह्यूमन एम्ब्रॉय इन द लैब। यहाँ पर साइंटिस्ट ने स्टेम सेल का यूज करके क्या किया है, आपका एम्ब्रायो मॉडल, जो ह्यूमन एम्ब्रायो होता है, उसको लैब में ग्रो किया है। ये पूरा आर्टिकल इसी से रिलेटेड है और कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें ना तो आपका स्पर्म की जरूरत हुई, ना ही एग की जरूरत हुई, और ना ही बूम की जरूरत हुई। मतलब जब भी किसी भी चीज का, मतलब कि अगर आपको एक ह्यूमन एम्ब्रॉय, ह्यूमन की नहीं, किसी भी एनिमल एम्ब्रॉय की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको क्या चाहिए, एक तो एग चाहिए, उसमें स्पर्म चाहिए, ओके। और ये जो एग और स्पर्म यहाँ पे फर्टिलाइज करते हैं तो वो जिस प्लेस पर होते हैं उसको हम वूम कहते हैं। क्या कहते हैं, वूम कहते हैं, जहां पर वो जो एम्ब्रॉय होता है आपका वो ग्रो करता है। बट यहाँ पर ये जो मॉडल हमने किया है इसमें स्टेम सेल का यूज किया है, जिससे एम्ब्रॉय यहाँ पर डेवलप किया गया है, उसको ग्रो किया जा रहा है। उसमें ना तो स्पर्म हमारा यूज हुआ है, ना ही एग्स का यूज किया गया है, और ना ही किसी वूम का यूज किया गया। सो नोन एज स्टेम सेल बेस्ड एम्ब्रॉय लाइक स्ट्रक्चर और SEMS, दे वर डेवलप्ड विदाउट यूजिंग स्पर्म, एग्स एंड और अ वूम, ओके। तो ये पूरी रिसर्च की गई है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि एक तरीके से अभी स्पेशल एलोकेशन यहाँ पे किया जा रहा है। एक एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक कंपार्टमेंट यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं हुआ है, कोई भी इंट्रैक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है मैटरनल टिश्यूज का। क्योंकि हम जब बेबी की बात करते हैं तो बेबी जो आपका एम्ब्रॉय होता है, जब वो मतलब कि आपकी विमेन की बॉडी के अंदर होता है जो बेबी फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उसको हम एम्ब्रॉय कहते हैं। जब वो बाहर आ जाता है तो वो आपका इन्फेंट कहलाता है, ओके। सो जो ये आपका एम्ब्रॉय है वो उसका किसी भी मैटरनल टिश्यू के साथ इंट्रैक्शन नहीं हुआ है, ये भी हमें याद रखने की जरूरत है। तो अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, बेबीज को यहाँ पर मतलब कि ग्रो करवा सकते हैं। तो अभी फर्दर हम देखते हैं ये अब कितना सक्सेसफुल यहाँ पर होता है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है
What helped विक्रम लैंडर टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? आपका जो चंद्रयान 3 मिशन है वो सक्सेसफुल क्यों रहा? जो आपका विक्रम लैंडर था उसने कैसे यहाँ पर मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की? चंद्रयान 2 हमारा यहाँ पर अनसक्सेसफुल क्यों रहा? तो इसमें आप देखेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं। क्या है कि हम बात करते हैं, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फेसेस बिफोर द टच डाउन ऑन द मून। यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट फेस आते हैं जब कोई भी, जैसे कि ये हमारा मून है और ये है हमारा लैंडर, हम ये लैंडर की बात करते हैं। अब इसको क्या करना है? मून के सरफेस पर यहाँ पर लैंड करना है। इसके लिए 4 फेस होते हैं। कौन कौन से? पहला फेस होता है द रफ ब्रेकिंग फेस, दूसरा होता है द एटीट्यूड होल्ड ओरिएंटेशन फेस, थर्ड इज द फाइन ब्रेकिंग फेज और फोर्थ इज द लैंडिंग फेज। ये 4 इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। अब चंद्रयान 2 में एक्चुअली ये होता है कि जो हमारे स्टार्टिंग के 3 फेज होते हैं वो यहाँ पर अच्छे से नहीं होते हैं, जिसके कारण हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन है, जो आपका लैंडर होता है, वो सही से यहाँ पर लैंड नहीं कर पाता है। तो देखेंगे ड्यूरिंग द 2019 चंद्रयान 2 मिशन द रफ ब्रेकिंग फेज वॉज एक्सिक्यूटेड परफेक्टली। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला फेस होता है, रफ ब्रेकिंग फेस होता है, वो तो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है। प्रॉब्लम्स यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जो आपका विक्रम लैंडर यहाँ पर सेकंड फेज में जब जाता है, कौन सा फेस है हमारा? एटीट्यूड होल्ड फेस। कौन सा फेस? एटीट्यूड होल्ड फेस में एक्चुअली क्या होता है, जो आपका थ्रस्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो जो थ्रस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं आप उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो लेवल होता है, जितना उन्हें थ्रस्ट देना चाहिए उसका हाफ रखना होता है। बट यहाँ पर इस चीज को मेंटेन नहीं कर पाए थे। देखिए इन द एटीट्यूड होल्ड फेज द थ्रस्ट हैड टू बी मेंटेन एट अ हाफ द लेवल, बट द अचीव थ्रस्ट वॉज मोर देन हाफ। बट यहाँ पर जो थ्रस्ट उन्हें दिया गया, मतलब कि लैंडर को दिया गया था, वो क्या था? मोर देन हाफ था। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। उसके बाद जो हमारा थर्ड फेज आता है, नॉट डिजाइन टू, हमारा थर्ड फेज ऐसा यहाँ पर डिजाइन नहीं था कि वो क्या कर सके, जो सेकेंड फेज में हमारा यहाँ पे ग्लिच हुआ था उसको यहाँ पर हैंडल कर सके। सो नॉट डिजाइन टू हैंडल अ लार्ज चेंज इन थ्रस्ट द गाइडेंस सिस्टम माल फंक्शंस लीडिंग टू फुल थ्रस्ट बिगिन गिवन टू द लैंडर। दिस वॉज अ सेकेंड एरर। तो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम था इस तरीके से डिजाइन नहीं था, माल फंक्शन था, जिसके कारण उसने क्या किया, जो ये सेकेंड फेज में हमारा प्रॉब्लम हुई थी, ग्लिच हुआ था, उसको यहाँ पर लीड नहीं कर पाया। सो नेक्स्ट हम देखेंगे द कंट्रोल सिस्टम इज इन द फाइन ब्रेकिंग फेज could not correct the error as it was not designed to produce large change in velocity and altitude। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड फेज आता है जिसको हम कहते हैं फाइन ब्रेकिंग फेज, ये जो हमारा मतलब कि एरर हुआ था उसको करेक्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके से डिजाइन नहीं था जिससे वो क्या कर सके, जो वेलोसिटी में और जो एल्टीट्यूड में यहाँ पे चेंज आ रहा है उसको वो यहाँ पे एड्रेस कर सके। तो ये हमारी थी 3 मिस्टेक, मतलब ये थर्ड मिस्टेक थी। तो टोटल 3 मिस्टेक्स आपको क्लियर हुई। चंद्रयान 2 में क्या क्या हुई थी? पहली स्टेट थी हमारी कि हमने उसे मोर ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड कर दिया था, ये फर्स्ट मिस्टेक थी। सेकंड एरर यहाँ पर ये क्या था कि जो हमारा लार्ज चेंज हुआ था कि हमने थ्रस्ट तो दे दिया बट वो जो उसका गाइडेंस सिस्टम था वो माल फंक्शन था, इसका इतना ज्यादा नहीं था जिसको हम मतलब कि हमारा जो गाइडेंस सिस्टम था वो यहाँ पर माल फंक्शन था। थर्ड इसमें क्या था, जो हमारा थर्ड फेज था, फाइन ब्रेकिंग फेज था, वो उस चीज को करेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो उस तरीके से डिजाइन नहीं था। तो इन 3 चीजों को, ये जो हमारे 3 मिस्टेक्स थी, 3 एरर्स थे, इन चीजों को हमने क्या किया, चंद्रयान 3 में हमने देखा और इन 3 एरर्स को फिर से रिकर किया, जिसके कारण हम यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए, कहाँ? मून पर। सो जितने भी और भी अदर इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे किए गए, तो ये आपका पूरा एनालिसिस होता है किसके द्वारा? कमेटी के द्वारा, जो जिसके द्वारा ये सारी चीजें जो फेलियर्स थे उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, सजेशन दिए गए, जिसके कारण जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है, हमारा जो विक्रम लैंडर है, वो चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन होता है इसमें सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर हमें दिखाई देती है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ हमारे पास कुछ छोटे छोटे स्नैपशॉट्स आ जाते हैं, इनको देखते हैं। सो इम्प्लांटेबल डिवाइस टू डिटेक्ट किडनी ट्रांसप्लांट फेलियर। अब एक क्या हुआ है, एक हमने एक सेंसर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो कि क्या करेगा, जैसे कि किडनी का जब ट्रांसप्लांट होता है, अगर उस ट्रांसप्लांट आपका फेल होता है तो वो क्या करेगा, वो सेंसर यहाँ पर आपको यहाँ पर सेंस प्रोवाइड करेगा एक तरीके से कि मतलब आपको यहाँ पर बता देगा कि जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है वो अच्छे से नहीं हुआ है। सो एन इम्प्लांटेबल सेंसर प्रोवाइडेड एडवांस वार्निंग ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट फेलियर इन रैट्स एज मच एज
सेवरल वीक अर्लियर देन कॉमनली यूज बायोमेकर्स ऑफ किडनी फंक्शन। तो अभी इसको जो आपके रैट्स होते हैं, चूहे होते हैं, उनमें ये यूज किया गया है, जिससे हमने क्या किया, उन्हें इम्प्लांटेबल सेंसर प्रोवाइड किया, जिससे वो क्या वार्न करेगा किडनी ट्रांसप्लांट फेलियर में। अगर आपका किडनी ट्रांसप्लांट फेल होता है तो ये यहाँ पे वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। अभी तक ये हम जो बायोमेकर्स की हम बात करते हैं, ये आपका ब्लड और यूरिन में हम इसका यूज़ करते हैं, जिससे कि वो डिटेक्ट करता है रिजेक्शन को। इसी तरीके से आप किडनी फंक्शन में भी क्या करेगा, अल्टर करेगा ये बायोमेकर्स का, यहाँ पर हम यूज़ करके फेलियर को डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, हुंगा तोंगा इरप्शन ट्रिगर्ड फास्ट वॉल्केनिक फ्लोज। तो हुंगा तोंगा इरप्शन 2022 में ये सबमर्ज जो आपका हुंगा हवाई वॉल्केनो था वो ट्रिगर होता है, और इसके कारण मतलब कि ये आपका वॉल्केनिक फ्लो यहाँ पर होता है। ये मान लीजिए यहाँ से वॉल्केनो इरप्शन होता है, तो ये क्या है, आपका सबमर्ज था, मतलब सबमर्ज मतलब पानी के अंदर था। अब ये यहाँ पर ट्रिगर होता है, जिसके कारण फास्ट मूविंग और डिस्ट्रक्टिव अंडर वाटर डेब्रिस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, टेलीकम्युनिकेशन केबल्स के थ्रू पता चलती है। तो इस स्टडी में हमें देखते हैं कि हुंगा इरप्शन कोलैप्स्ड वर्टिकली एंड डायरेक्टली इनटू द ओशन एंड ट्रेवल एज एन एक्सट्रीमली फास्ट मूविंग एंड हाईली डिस्ट्रक्टिव अंडर वाटर डेब्रिस फ्लो। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, जो आपका अंडर वाटर डेब्रिस होता है, मतलब कि पानी के अंदर जो आपका कूड़ा कचरा यहाँ पर भरा हुआ है, तो ये हाईली फास्ट मूविंग हमें डिस्ट्रक्टिव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा वाइड स्प्रेड डिक्रीज इन प्लांट एंड एनिमल बॉडी साइजेस। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अ ग्लोबल एनालिसिस ऑफ प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज स्पैनिंग 6 टैक्सॉन ग्रुप रिवील्स वेरिड एट प्रिवेलिंग डिक्रीज इन बॉडी साइजेस अक्रॉस दी एंथ्रोपोक्रीन। तो यहाँ पर जो बॉडी साइजेस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं। ये रिसर्च में मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में ये पता चला है कि धीरे धीरे अब क्या हो रहे हैं, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है उनकी बॉडी साइज में यहाँ पर डिक्रीज हमें देखने को मिलता है। ये एनालिसिस हुआ है बॉडी साइज ट्रेंड ऑफ डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज यूजिंग अ लार्ज डेटा सेट एंड डिस्कवर द डिक्रीज इन बॉडी साइज। ओके, सो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, आपकी एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस के कारण यहाँ पर हुआ है। एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस मतलब कि आपकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज चेंज हो रही हैं, जिसके कारण आपकी जो कम्युनिटीज हैं वो अब यहाँ पर धीरे धीरे स्मॉल होती जा रही हैं। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट वन इज What should be done with electronic waste। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। हमने यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, आप सभी को यहाँ पे पता होगा सर्कुलर इकोनॉमी, जिसमें एक जो आपका फैक्ट था जिसमें हमने किसकी बात करी थी, रिसाइकलिंग की। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, यहाँ पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका रीयूज करना, क्या करना, रीयूज करना, रिसाइकल करना। तो ये सारी क्या होती है आपकी सर्कुलर इकोनॉमी में आते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो आइटम्स है उसको रीयूज करें, रिसाइकल करें, है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसके साथ हमें क्या करना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा इंडियन सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन है, ऑन 28 अगस्त उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट का नाम है पाथवेज टू सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। यहाँ पर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मतलब ये रिपोर्ट का नाम है, आपको इस रिपोर्ट का याद रखना है, जिसमें उन्होंने नीति आयोग के जो एफर्ट्स हैं, गवर्नमेंट नीति आयोग के जो एफर्ट्स हैं उसमें जो उन्होंने ई वेस्ट को हार्नेस करने की जो उन्होंने अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बताई उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि ई वेस्ट को हम कैसे यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इंडिया में ई वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो हमारा सेक्टर है वो इनफॉर्मल सेक्टर है। रिसाइकलिंग में रफली यहाँ पे 90% जो कलेक्शन होता है और 70% यहाँ पर क्या होती है, रिसाइकलिंग होती है। अगर हम बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी की हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो सर्कुलर इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं इनकी डिमांड आज के टाइम पर बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड होगी उनका जब प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके साथ साथ हाई एमिशन होता है। अब मान लीजिए आपके पास एक फ़ोन है, वो अभी तक आपने उसे 2 साल यूज़ किया, अब आपका मन है कि कोई नया मॉडल आ गया है। अपन यहाँ पर अब हम सिर्फ यूज़ के हिसाब से नहीं, हम यहाँ पर ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक न्यू मॉडल ले लिया फ़ोन का। अब ये जो आइटम है हमारे घर में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अब हमें क्या करना होगा, सर्कुलर इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, ये वेल्थ है और हम और ज़्यादा वेल्थ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो इसमें एक पॉइंट ये बात बोली गई कि एवरी मटेरियल एज इट प्रोड्यूस ऑन अर्थ इज अ रिसोर्सेज नॉट अ वेस्ट। इसमें ये कहा जा रहा है कि अर्थ से जो भी मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो रिसोर्स होता है, वो वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारी जो यहाँ पर पॉलिसी है
जो हमारा टारगेट है 35% का अचीव करने का, रीयूज करने का, और जितने भी आपके ओल्ड कंपोनेंट्स हैं आप उन्हें मैन्युफैक्चर क्या कर सकते हैं, हम मैन्युफैक्चरर्स को ये इनकरेज कर सकते हैं कि जितने भी आपके ओल्ड कंपोनेंट्स हैं उसको वो रीयूज करें। सो बाय 2019 चाइना इंश्योर्ड दैट 5% ऑफ देयर सेकेंडरी रॉ मटेरियल्स वेंट इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। चाइना में यहाँ पे 2019 में जो उनका 5% उन्होंने इंश्योर किया था कि जो भी सेकेंडरी रॉ मटेरियल्स है वो न्यू प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर जाए। तो हमें भी हम ये इंश्योर करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पर करना होगा, और जो हमारा सप्लाई चेन है उसे रिवर्स करना होगा। क्योंकि हम यही कह रहे हैं ना कि जो मेंबर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना जो पुराना फोन है किसी को नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? उनको ये रहता है कि इसमें जो हमारा डेटा है शायद वो उसको मिसयूज किया जा सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं, रिवर्स सप्लाई चेन में जो भी हम डिवाइस यहाँ पे कलेक्ट करेंगे उसके जितना भी यूजर्स का जो पूरा डेटा होगा, पर्सनल डेटा, उसको क्लीन करेंगे और फर्दर फिर उसको प्रोसेसिंग में डालेंगे। बट जो आपके सिटीजन्स हैं, इससे क्या होगा, आपकी हाई यील्ड ऑफ रिसाइकलिंग सेंटर्स को भी हम अकोमोडेट किया जा सकता है। इसे इंसेंटिवाइज करेंगे। हम क्या करेंगे, आपके रिसाइकलिंग सेंटर्स को यहाँ पर मतलब कि स्टैब्लिश करेंगे। बट इसमें भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम्स की हम बात कर लेते हैं, चैलेंजेस की। सबसे बड़ा जो चैलेंज है, बियॉन्ड द लार्ज इन्फॉर्मल सेक्टर दैट इज हार्ड टू ट्रेक और होल्ड द इन्वायरमेंटल नॉर्म्स। यहाँ पर जो आपके इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हैं उनको होल्ड करना, ट्रैक करना, ये हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सेकंड, हमने पहली जो बात करी कि जो पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि उनका पर्सनल जो डिवाइस में उनका डेटा है उसके साथ यहाँ पर क्या किया जाएगा रिसाइकलिंग के टाइम पर। सेकंड, यहाँ पर जो मटेरियल है वो रियल चैलेंजेस हैं। हम यहाँ पर रिसाइकलिंग सेंटर्स को तो डाल दें, बहुत सारे लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, मतलब कि जो बिग फर्म्स हैं वो यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं कि वो रिसाइकलिंग प्लांट्स को यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर उसको प्लांट करेंगे। बट मटेरियल, उनके पास जो प्रॉब्लम किसका आ रहा है, मटेरियल का आ रहा है कि उनके पास स्टेबलाइज मटेरियल नहीं। जब तक यहाँ पर स्टेबलाइज मटेरियल सिस्टम नहीं होगा तब तक प्लांट यहाँ पर ग्रो नहीं करेगा। सर्कुलर इकोनॉमी की हम बात करते हैं। आउट ऑफ ई वेस्ट इज टेम्पटिंग स्पेशली गिवन टू अनप्रेडिक्टेबल सप्लाई चेन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो आपका फुल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल इंसेंटिव्स हैं, इसके लिए एक बेटर क्लस्टरिंग ऑफ मटेरियल्स की हमें और वायलेबल बिजनेस मॉडल की जरूरत है। तो यहाँ पर जो आपके वर्जिन कंपोनेंट्स हैं, मे नॉट बी प्रोस्पेक्ट दैट कैन बी इग्नोर्ड फॉर टू लॉन्ग, बट हमें इस पर फोकस करना होगा। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द कंट्री हैज टू फोकस ऑन हाउ टू गिव अ सेकंड लाइफ, नॉट जस्ट टू प्रोडक्ट बट ऑल्सो अ पार्ट। यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को हम कैसे सेकंड लाइफ दे सकते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट को ही नहीं, प्रोडक्ट के जो पार्ट्स हैं उनको भी सेकंड लाइफ देने की बात की जा रही है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। इसमें मेन आपका जो हम क्रक्स की बात करते हैं कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इनके जो कंपोनेंट्स हैं, हम उन्हें क्या करें, रीयूज करें, रिसाइकिल करें। तो ये ओवरऑल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ई वेस्ट है, उससे हम टैकल कर सकते हैं। ओके, सो आई होप इसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे 2022 में आपका लास्ट ईयर नवंबर में ही हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी निकाले थे, जिसमें हमने प्रोवाइड किया था कि हम जो हमारा ई वेस्ट मूवमेंट है इसको हम इकोनॉमी में इसमें विजिबिलिटी लेकर आएंगे। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। तो आज आर्टिकल्स और न्यूज़ तो इतने ही थे। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो आज का हमारा क्वेश्चन था, in the context of India, which of the following is are considered to be practice of eco-friendly agriculture। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे eco-friendly agriculture की, तो इसमें कौन सी प्रैक्टिस आपकी eco-friendly यहाँ पर कहलाती है। सो फर्स्ट है हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सो दिस वन इज करेक्ट। आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ये आपकी क्या है, eco-friendly एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आता है। सेकेंड है लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन। अब लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। सो इसमें क्या होता है, द डिस्कोर्स ऑन लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन इज करंटली फ्रेम्ड एज सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन। इसे हम सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन भी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, कापस द 3 डायमेंशन। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, आपका जो इकोसिस्टम सर्विसेज होता है वो मेंटेन होती है, और जो स्टॉक्स होते हैं वो रेजिडेंट्स यहाँ पर होते हैं। तो ये आपका होता है लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन। ओके, तो सेकंड आपका यहाँ पे क्लियर होता है। फिर टेंसिटोमीटर यूज, यहाँ पे टेंसिटोमीटर यूज की हम बात करते हैं। इससे हम वाटर प्रेशर टेंसिटोमीटर से डिटरमाइन करते हैं, जिससे वाटर जो प्रेशर होता है सॉइल में वो इक्विलिब्रियम रहे। तो ये है आपका टेंसिटोमीटर, इससे सॉइल और वाटर का जो प्रेशर है वो एक जैसा रहे। तो ये भी आपका किसमें आता है, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल फार्मिंग, ये भी आपका इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आता है। सो आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4 ये
चारों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। ओके, सो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की थी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा, सो मेक श्योर कल का वीडियो देखना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आज का कॉमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।